हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ JR ट्यूटोरियल्स में। तो 9th स्टैंडर्ड की हमारी पोएम सीरीज स्टार्ट है और लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो कविता देखी थी उसका ही हम लोग आज रस ग्रहण देखने वाले हैं। रस ग्रहण जो कि 8 मार्क्स को आता है। आइदर आपको एक पोएम आती है, उसके उससे उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर ढूंढ के पोएम से निकाल के आपको लिखने होते हैं। नहीं तो आपको क्या आता है, नहीं तो आपको रस ग्रहण आता है, उसमें 5 टॉपिक होते हैं 8 मार्क्स को, वो आपको लिखने पड़ते हैं। सिर्फ आपको पोएम का नाम दिया रहता है। रस ग्रहण तो सबको मालूम है क्या होता है, फिर भी आपको एक ओवरव्यू दिया बराबर। तो फर्स्ट अपना क्या है, उसमें देखो अपनी पोएम को कौन सी है, उजाड़ उगड़े माल रानही। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट आपको कवि 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 नहीं तो जो कवियत्री रहेगा उसका नाम पूछा रहता है। तो इसकी कौन है, कवियत्री कौन है, कवियत्री का नाम है ललिता गादगे। क्या, ललिता गादगे। उसके बाद कवितेचा विषय देखो, सिंपल 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 लैंग्वेज में आपको बताया कविता का विषय क्या है। जब मैं एक्सप्लेनेशन दिया पोएम का कि पोएम का मीनिंग क्या है, उसमें भी आपको बताया था कि कवियत्री ने बताया कि जब वसंत ऋतु आता है तो निसर्ग में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसी के बारे में हर एक कड़वे में कवियत्री ने बताया कि जब आता है तो आम का पेड़ होता है तो उसके बारे में क्या होता है, पळसाची पाने असतात, पळसाची फुले असतात, उसके बारे में क्या, वर्ड का रहेगा, पिंपल का रहेगा, उसके बारे में सबके बारे में बताया बराबर। तो वही वही सिंपल सा सब्जेक्ट एक पोएम का, की कवियत्रीने कवितेमध्ये वसंत ऋतू जेव्हा येतो तेव्हा निसर्गामध्ये काय बदलाव होतात याबद्दल सांगितले आहे। बहुत ही सिंपल है। कवितेचा विषय आपको 2 लाइन में लिखना होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसको 1 मार्क्स, इसको 1 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 2 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा पॉइंट होता है, कविता आवड़ने कारण। कविता आवड़ने के कारण आपको एक बार पोएम समझी तो आप लिख सकते हो कि कवियत्री ने ये कविता में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको निसर्ग के बारे में बताया। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आम का पेड़ जब वसंत ऋतु आता है कि आम का पेड़ को क्या होता है, जो पिंपल का पेड़ होता है उसको क्या होता है, सब जगह फूलें भरती है। ये बहुत सारे संदेश भी, बहुत सारे उन्होंने निसर्ग के बारे में बताया। ये भी आप लिख सकते हो। नहीं तो आपको नहीं आता रहेगा तो ये पॉइंट आपको कंपलसरी लिखने हैं। क्या लिखने हैं कि कवियत्री ने जो कविता में भाषा यूज की है, भाषा रचना की, वह वाक्य रचना वो बहुत ही सिंपल तरीके से की है। देखो फर्स्ट पॉइंट मेरा वही है, सिंपल से तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा हो बराबर कि वाक्य रचना सोपी है। कैसी, जो कवियत्री ने लैंग्वेज यूज की है, वाक्य रचना जो यूज की है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है बराबर, समझने में बहुत ही ईजी जाती है। भाषा जो यूज की है वो समझदारी है। कविता में कोई भी हार्ड वर्ड ऐसा नहीं है बराबर, ये आपको लिखना है। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद निसर्गाबद्दल कवि ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डीपली जाके उन्होंने बताया निसर्ग के बारे में। और अभी देखो इसके बाद आपको 2-3 पॉइंट कौन से लिखने, इफ आपको पहले आपको पॉइंट कौन से लिखने, इफ आपको पोएम पूरी तरीके से समझी, पूरा आपको मीनिंग याद है तो आप पोएम के बारे में लिख सकते हो कि कवि ने ये बताया, ये बताया, ये मुझे अच्छा लगा कविता में, ये 4 पॉइंट आपको लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको जब आपको कविता का मीनिंग आपको पूरा मालूम रहेगा तभी आपको कविता के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कविता में जो कवियत्री है नहीं तो कवि जिसने जो भी बताया वो लिखना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिखने हैं, कौन से, वाक्य रचना, भाषा, यमक, ये 3 पॉइंट याद रखो बराबर। और जिसको कुछ भी नहीं आता होगा उसको ये पहले 3 पॉइंट लिखने हैं, ये कंपलसरी आपको लिखनी है, यही लिख के आना है जिसको कुछ भी नहीं आता है। कौन सा, भाषा रचना, वाक्य रचना इजी है, भाषा जो समझने वाली है बहुत ही इजी तरीके से उन्होंने भाषा यूज़ की है और हम लोग को बहुत ही इजी तरीके से वो भाषा समझी। ये आपको थर्ड आपको क्या लिखना है, जो भी अलंकार यमक यूज़ किया है वो उससे क्या हुआ, वो जो कविता है उसका क्या हुई, शोभा बढ़ गई, इसलिए मेरे को ये कविता अच्छी लगी। और कविता किसके बारे में एटलीस्ट वो तो भी आपको मालूम होना चाहिए। 4th पॉइंट आपको वो लिखना है कि ये कविता निसर्ग के बारे में, तो निसर्ग का उन्होंने वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, बहुत ही डिटेल में किया है, ये आपको लिखना है। तो ये हो गए आपके टोटल 4 पॉइंट। आपको समझ में आया कि आपको क्या क्या लिखना है। फर्स्ट आपको क्या लिखना है, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको क्या लिखना है, वाक्य रचना इजी है। लास्ट वाले रस ग्रहण में भी मैं आपको बताए थे कि कौन से, वो उधर वहाँ पे मैं डिटेल में लिख के दिया था कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे मैं 4 पॉइंट सिर्फ लिखा हूँ कि कौन से आप पॉइंट लिख सकते हो जिसको कुछ भी नहीं आता बराबर। तो आप क्या लिख सकते हो, वाक्य रचना इजी है, भाषा इजी है, अलंकार यूज़ किए, यमक यूज़ किए, उसकी वजह से कविता को क्या, कविता की जो शोभा है वो बढ़ गई है बराबर, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि कविता में आपको क्या
जो भी याद आया रहेगा वो आपको लिखना है कि कवियत्री ने कविता में ये पक्षी का वर्णन किया है, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसका आपको एग्जामिनर मार्क्स देता ही है, बराबर। तो आपको एटलीस्ट ये पॉइंट तो भी लिख के आने, और जिसको आता है कविता का मीनिंग मालूम है उसको फर्स्ट जो कविता में कवियत्री ने बताया वो लिख के आना है। और एक्स्ट्रा में आप ये जो पॉइंट है 2-3 पॉइंट ये आप लिख सकते हो, नहीं लिखे तो भी चलेगा, बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका 3 पॉइंट, ये हो गया आपका 4 मार्क्स, ये अपना होता है 2 मार्क्स और पिछले 2 पॉइंट के 2 मार्क्स, मतलब टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या होता है अपना शब्दांश मीनिंग। क्या आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे, उसका कवियत्री ने पोयम में क्या उसका मीनिंग बताए वो आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे हार्ड वर्ड के मैंने मीनिंग आपको लिखती है, मतलब जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे गर्द पोपटी मतलब क्या, हिरवा रंग, क्यों नहीं तो गडद हिरवा रंग, ये भी आप लिख सकते हो। लेऊन मतलब क्या, घालून। वसने म्हणजे राहणे, कर्णफुले म्हणजे काय, कानात घालणारी फुले, बराबर। उसके बाद क्या है, नागपणी, नागपणी मतलब क्या, काटेरी झाड़। कुसुमे मतलब क्या होता है, फूले। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये दो, ये और ये नागपणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तान मतलब क्या, ये भी इंपॉर्टेंट, तान आवाज। लुसलुसित ये भी इंपॉर्टेंट है, मऊ। और सलसर मतलब क्या, वाराचा जो आवाज होता है, हल्का सा आवाज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुसलुसित बोलते हैं, बराबर। तो ये ऐसे कितने वर्ड आते हैं, 4 वर्ड आते हैं। 4 वर्ड कितने मार्क्स को आता है, हर एक वर्ड आधा मार्क्स को। टोटल हो गए आपके 4 वर्ड के 2 मार्क्स। तो अभी कितने पॉइंट हो गए आपके, 4 पॉइंट हो गए। तो आप बोलो कि सर लास्ट वाला पॉइंट कहाँ है, वीडियो में हर एक वीडियो में बताता हूँ कि लास्ट वाला पॉइंट कहाँ से आता है, अपना 2 मार्क्स का पॉइंट होता है। अभी कितने मार्क्स हो गए, ये कितना, 2 मार्क्स का। लास्ट वाला पॉइंट अपना जो था, जो पिछले वाला पॉइंट, कविता आवडण्याचे कारण, इसमें अपने को स्टार्टिंग कैसे करना है वो भी बताया कि ही कविता या कवी किंवा कवयित्रीने लिहिली आहे आणि ही कविता मला आवडली आहे, बराबर। तो इसके बाद आपको पॉइंट लिखने हैं, बराबर। ये आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। ये 2 मार्क्स, वो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, और ये अपने एक 2 मार्क्स, मतलब टोटल हो गए अपने 6 मार्क्स। तो बोलो कि 2 मार्क्स कहाँ गए, 2 मार्क्स को आपको मालूम है, आपने रसग्रहण प्रैक्टिस भी किया रहेगा घर पे, जो मैंने पढ़ा है वो, बराबर। तो 2 मार्क्स आपके होते हैं जो कविता के सेंटेंस होते हैं। आइदर आपको कड़वा आता है, नहीं तो आपको क्या आता है, 2 लाइन आते हैं, उसका मीनिंग कवि ने कविता में क्या बताए और आपको कैसे समझा, कितना समझा, वो आपको लिखना होता है, बराबर। तो वो आता है 2 मार्क्स। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा जो कविता का मैं पूरा मीनिंग बताता हूँ, कविता में डिटेल में क्या दिया है कवियत्री ने, नहीं तो कवि जो है उन्होंने क्या बताया, वो भी आप कर लोगे तो आप ये पूरे के पूरे 5 पॉइंट लिख सकते हो। इसलिए पहली वीडियो में कौन से डालता हूँ, जो कविता का मीनिंग है वो पहली वीडियो आती है, उसके बाद अपनी रसग्रहण की वीडियो आती है, बराबर। तो इसीलिए मैं वो वीडियो पहले, इसके बाद ये लेता हूँ, बराबर, रसग्रहण। क्योंकि आपको आइदर वही समझा, मीनिंग भी पूरा पोएम का समझा, तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि उसमें ही आपको बताता हूँ कि पोएम का सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आवडण्याचे कारण भी आपके अपने हिसाब से ही लिखना होता है कि कवियत्री ने पोएम में बताया है, उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। आपको एक बार मीनिंग समझा तो आवडण्याचे कारण भी आप मीनिंग से ही लिख सकते हो। तो वो भी 2 मार्क्स आपके वहाँ फिक्स होते हैं, 4 मार्क्स वहाँ पे हो जाते हैं आपको। आपका कितना, 2 और 3 मार्क्स हो जाते हैं, बराबर। और 1 मार्क्स कवि नहीं तो कवियत्री का नेम, वो तो आपको रट्टा मार के ही जाना पड़ता है, बराबर। तो 4 मार्क्स वहाँ पे फिक्स होते हैं। और एडिशनल में 2 मार्क्स कहाँ आते हैं, कवि 2 लाइन आती है, 2 लाइन, उसका मीनिंग पूछने। तो आपने मीनिंग देखा रहेगा तो आपको यहाँ पे मीनिंग लिखने को आएगा, मतलब 6 मार्क्स आपके टोटल यहाँ पे हो गए। और बच्चे कहाँ पे, 2 मार्क्स अपने शब्द अर्थ भी आपको एक बार पोएम समझी तो उसका अर्थ भी समझा, एक बार आपका कड़वे का पूरा अर्थ समझा कि ये कड़वे का अर्थ क्या है, तो शब्द का अर्थ तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बराबर। तो ये होता है मीनिंग का, इसलिए मीनिंग डिटेल में लेता हूँ मैं, क्योंकि मीनिंग लिया तो आपको रसग्रहण भी आने में इजी पड़ता है। जो बच्चे ध्यान से मीनिंग करते हैं उसको रसग्रहण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो टोटल अपने 5 टॉपिक ऐसे कवर होते हैं, 4 टॉपिक यहाँ पे, बराबर, 4 पॉइंट यहाँ पे और 1 पॉइंट वहाँ पे 2 मार्क्स का वहाँ पे क्लियर होता है। तो ऐसे बना के आपके होते हैं टोटल 8 मार्क्स रसग्रहण के। तो ये भी रसग्रहण अपना खत्म है, टेंशन नहीं लेने का, घर पे सिर्फ जाके प्रैक्टिस करने का। बहुत ही इजी पेपर आता है और इजी तरीके से लिखने का, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे घर पे जाके सिर्फ प्रैक्टिस करने का, बस। बाकी कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा, आधा 1 घंटा देने का और प्रैक्टिस करने का हर एक चैप्टर को, बराबर। तो यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है अपनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।